नमस्कार। आज हमारा चैप्टर है वैश्वीकरण और न केवल चैप्टर पढ़ेंगे बल्कि आज हम इस चैप्टर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैं लाया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेते हो, बहुत अच्छी तरह से अगर कवर कर लेते हो, तो इस चैप्टर से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आइए करते हैं शुरू और एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से समझो कि वैश्वीकरण की अवधारणा का मूल तत्व क्या है। भाई इसके पीछे क्या तत्व है, तो ध्यान से समझो कि वैश्वीकरण की अवधारणा का मूल तत्व है प्रवाह। प्रवाह का मतलब समझते हो ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों का गमन। मतलब चीजों में खाली चीजें नहीं आएगी, बाकी चीजें भी आएगी। तो समझो कि इसके अंतर्गत विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में विचार, पूंजी, वस्तु और बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों का निरंतर आवागमन होता है। चार चीजें होती है इसमें। सबसे पहले विचारों का आवागमन, विचारों का आदान प्रदान, है ना, थॉट्स जिसे हम बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है पूंजी। पूंजी मैंने मनी, पैसा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तीसरा स्थान जो आता है वो आता है वस्तुओं का, है ना, चीजें एक स्थान, विश्व के किसी कोने में बनी वो किसी भी कोने में उपलब्ध हो सकती हैं। और चौथा होता है इन सबके बाद में मनुष्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन। तो ये चार चीजें, इन चारों चीजों का अगर प्रवाह हो रहा है, इन चारों चीजें लगातार आना जाना हो रहा है, विश्व के विभिन्न भागों में निरंतर अगर संपर्क हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वैश्वीकरण कहेंगे। इस निरंतर प्रवाह से जो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव पैदा होता है वही वैश्वीकरण का आधार है। आए समझ में? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं और बहुत व्यवस्थित तरीके से समझा रहा हूं। दूसरा प्रश्न, हर प्रश्न पहले प्रश्न से बेहतर है, हर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला जो प्रश्न आपके सामने है ये पहले प्रश्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने वैश्वीकरण को समझा ना, तो इसे वैश्वीकरण के अंतर्गत आने वाले चार प्रमुख प्रवाह कौन कौन से हैं अभी हमने बात करी थी। वो चार प्रमुख प्रवाह है विचारों का प्रवाह। सबसे पहला है विचार जो हमारे मस्तिष्क में पैदा होते हैं। नंबर 2 पे आता है पूंजी का प्रवाह, है ना, विचार, उसके बाद फिर मनी, पैसा। तीसरा आता है वस्तुओं का प्रवाह, ठीक है, और चौथा आता है व्यक्तियों का प्रवाह, लोगों का प्रवाह। आए समझ में? तो ये चार महत्वपूर्ण चीजें याद रखिए, विचार, पूंजी, वस्तु और व्यक्ति। अगर आपने ये चार चीजें याद रख ली तो आप लिख सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवेशकों के द्वारा पूंजी, दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में बिना बाधा के व्यापार, और बेहतर रोजगार और बेहतर शिक्षा या बेहतर सुविधाओं के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन। ये चार चीजें जो है वो इसके अंतर्गत, वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है, आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, क्या वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक परिघटना है? स्पष्ट कीजिए भाई, क्या केवल बेहतर सुविधा के लिए, केवल पैसे कमाने के लिए वैश्वीकरण हुआ है क्या इसके अंतर्गत केवल यही आता है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना नहीं है बल्कि ये एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण को केवल एक आर्थिक परिघटना मानना भारी भूल होगी। यह एक बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी का मतलब होता है कि आर्थिक के साथ साथ इसमें सामाजिक, इसमें सांस्कृतिक, ये सारी चीजें, राजनीतिक, ये चीजें काम करती है। इसके आर्थिक आयाम के साथ साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयाम भी हैं जो हमारे दैनिक जीवन, हमारे खान पान, हमारे पहनावे और सरकारों के कामकाज को गहराई से प्रभावित करते हैं। आए समझ में? यानी दुनिया के किसी भी राष्ट्र की राजनीति में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो दुनिया के बाकी राष्ट्रों की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। दुनिया के एक हिस्से की संस्कृति विश्व के बाकी हिस्सों की संस्कृतियों को भी प्रभावित करती है। तो इसके अंतर्गत केवल आर्थिक की बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजों को हमने इसमें शामिल कर दिया। इसलिए ध्यान रखना कि वैश्वीकरण एक आयामी या एक तत्व इसमें नहीं है बल्कि बहुआयामी परिघटना है। चलो प्यारे बच्चों, समझ में अगर आ रहा है ना, देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप जरूर करना। आप जितना लाइक करेंगे, जितना हाइप करेंगे, वीडियो आपके जैसे बाकी जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन तक ये क्लास पहुंचेगी, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मैं आपके लिए ऐसी क्लासें लाता रहूंगा। न केवल पॉलिटिकल साइंस की बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। हमारी लाइव क्लास होती है, आपको ये सारे नोट्स हमारे ऐप में मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट की सुविधा आपको हमारे ऐप में मिलेगी। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका कि वैश्वीकरण के प्रभाव को विषम क्यों माना जाता है? अब देखो विषम का मतलब समझते हो कि वैश्वीकरण का प्रभाव है ना, वो विश्व के सभी भागों में, विश्व के सभी देशों में एक जैसा नहीं होता। तो समझिए कि वैश्वीकरण का प्रभाव विषम इसलिए है क्योंकि इसका असर दुनिया के सभी समाजों और देशों पर एक समान नहीं है। इसका प्रभाव जो है वो अलग अलग तरीके से है।
अब अगर बात करें अमीर देशों की, तो अमीर देशों और समाज के समृद्ध वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाता है। जो जितना ज्यादा सक्षम है वो इसका ज्यादा लाभ ले पाता है, और गरीब देश और जो समाज के कमजोर वर्ग हैं इसका नकारात्मक असर जो है वो इन पर अधिक देखा गया है। तो इस तरीके से वैश्वीकरण सबको बराबर लाभ देगा ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसलिए तो वैश्वीकरण का बहुत विरोध भी होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें प्रौद्योगिकी, कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाई। भाई टेक्नोलॉजी है ना, इस टेक्नोलॉजी ने इस वैश्वीकरण में क्या भूमिका निभाई है। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और यहां से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न भी बन जाता है कि वैश्वीकरण के सहयोग, वैश्वीकरण को बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो वह टेक्नोलॉजी की। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद इतना तीव्र गति से वैश्वीकरण का विकास नहीं होता। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो कि प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के उदय का सबसे अनिवार्य और अपरिहार्य कारण है। समझ रहे हो ना, सबसे अनिवार्य और सबसे अपरिहार्य। टेलीग्राम, टेलीफोन, माइक्रोचिप और आधुनिक इंटरनेट के आविष्कारों ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटना या विचार का प्रभाव क्षण भर में वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाने लगा है। तो टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहुत ही ज्यादा जो है वो इसको प्रभावित कर रहा है भाई, वैश्वीकरण को। ध्यान दीजिएगा बच्चों, छठा प्रश्न देखो कि विचारों और पूंजी की तुलना में लोगों के प्रवाह की गति धीमी क्यों है। अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के हम प्रवाह हमने बात करी है। सबसे पहला प्रवाह है विचार, दूसरा है पूंजी, तीसरा है वस्तु और चौथा है व्यक्ति। तो अब इन चारों में से सबसे ज्यादा जो प्रवाह होता है वो 2 चीजों का होता है, विचार और पूंजी का, बाकी चीजों का कम होता है। तो विचार, वस्तु और पूंजी के सीमा पार प्रवाह पर आज बहुत कम प्रतिबंध है। विचार का मतलब समझते हो, है ना, कोई चीज, थॉट्स, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। वस्तुओं की भी पहुंच में इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं है। पूंजी के प्रवाह में भी इसका कोई वो नहीं लगता प्रतिबंध, बट व्यक्तियों के प्रवाह में सबसे ज्यादा पाबंदी है। इसके विपरीत विकसित देशों ने सख्त वीजा नीतियों और राष्ट्रीय सीमाओं के कड़े नियंत्रण के माध्यम से विकासशील देशों के नागरिकों को श्रमिकों के प्रवेश पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे लोगों का प्रवाह अपेक्षाकृत धीमा है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो लोग है ना वो यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, विशेष करके जो विकसित राष्ट्र हैं जहां पे बेहतर सुविधाएं जो है, तो वहां पे लोग कई तरीके से, अलग अलग तरीके से वहां पे प्रवेश करना चाहते हैं। तो सरकार ने जो वहां के वीजा नियम है बड़े सख्त कर रखे हैं। या फिर जैसे अमेरिका जाना चाहते हैं बहुत सारे लोग, वहीं पर रहना चाहते हैं, वहीं पर बसना चाहते हैं, तो वहां की सरकार ने बहुत अपने नियम जो है वो कड़े कर दिए हैं। तो बहुत प्रकार के प्रतिबंध जो है वो इन पे लगा रखे हैं। तो ये व्यक्तियों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बाकी चीजों को पर इतना प्रतिबंध नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हमारा 7वां प्रश्न है। हम पूरे 20 प्रश्न करने वाले इस क्लास में, और मैं आपको अलग अलग चैप्टर की अलग अलग क्लासें और भी लाता रहूंगा। वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य की धारणा में क्या बदलाव आया है। थोड़े समय पहले की अगर बात करें ना, तो कल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा बड़ी प्रबल रूप से हावी थी। यानी सरकारों को समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कल्याणकारी योजना चलानी होती थी। पर अब जब वैश्वीकरण का जो प्रभाव बढ़ा है विश्व में, तो इस पर जो है वो इसमें बदलाव आया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में। तो समझिए कि वैश्वीकरण के कारण जन कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास करने वाले कल्याणकारी राज्य का स्थान अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। अब ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि भाई राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे, है ना, बाजार को स्वतंत्र छोड़ा जाए। राज्य अब खुद को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी सुरक्षा जैसे अनिवार्य कार्यों तक ही सीमित रखता है। आए समझ में? तो इस तरीके से इसमें जो है वो बदलाव हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, 8वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण के दौर में सरकारों की अपने दम पर फैसले लेने की क्षमता क्यों कम हुई है। अब ये वैश्वीकरण का जो प्रभाव है, तो इसमें सरकारें फैसले लेने की उनकी जो क्षमता उसको कम क्यों हुआ है। तो विश्व भर में बहुराष्ट्रीय निगमों, जिसे हम MNCs कहते हैं, कि बढ़ते पैर और उनके आर्थिक प्रभुत्व के कारण सरकारों की अपनी नीतियां खुद तय करने की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। अब सरकारों को नीतियां बनाते समय वैश्विक बाजार और इन विशाल कंपनियों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आए समझ में?
ये चीज आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों। देखो अगर क्लास पसंद आ रही है ना तो लाइक करिए और हाइप करिए, और यहां तक अगर पढ़ते पढ़ते आए तो मुझे पक्का पता है कि आप बहुत ही गंभीर हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, और मैं आपके लिए इसी प्रकार की क्लासें लाता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और ये रहा आपके पास 9वां प्रश्न कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने राज्य की क्षमता को किस प्रकार सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है टेक्नोलॉजी ने। तो आप लिखेंगे कि अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के बल पर राज्य अब अपने नागरिकों के बारे में बेहद सटीक जानकारियां एकत्र कर सकते हैं। है समझ में? इस डेटा और तकनीकी क्षमता के दम पर सरकारें अब अपने नागरिकों पर अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण रख सकती, क्योंकि सरकार को हर चीज का पता चल जाता है, कौन समुदाय क्या सोचता है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या प्रभाव जो है वो हो रहा है, सरकार को किस तरीके से जो है अपनी नीतियां बनाने में वो जो है वो मदद मिलती है, मतलब सारी चीजों का पता चल जाता है और शासन चला सकती है, जिससे उनकी राजकीय ताकत जो है वो बड़ी है। किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। अब देखो नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न कि राज्य के पीछे हटने के बाद सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक कौन बन गया है। अब पहले अपन ने बात करें कि जन कल्याणकारी राज्य की इस बजाय अब जो है ना एक प्रकार से वो थोड़ा सा सरकार पीछे हट गई है, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने जो है वो व्यवस्था ले ली है। तो अब आप सोचिए कि लोक कल्याण के क्षेत्र में राज्य के पीछे हटने के बाद अब बाजार ही सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक बन गया है। बाजार को स्वतंत्रता मिल गई है ना, सरकार कम से कम हस्तक्षेप कर रही है, इसी को न्यूनतम हस्तक्षेपकारी कहते हैं। अब जन कल्याण की योजनाएं सरकार के बजाय बाजार की आर्थिक प्रतिस्पर्धा और लाभ हानि की ताकतों से तय होने लगी है, यह ध्यान देना। बाजारों को स्वतंत्रता मिल गई प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखो, देखो भाई हमने आधी क्लास को कवर कर लिया है, यानी 20 में से आधे प्रश्न हम कर चुके हैं, और अब हम 11वां प्रश्न करेंगे, और आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप सोचो कि परीक्षा में आपके लिए ये बहुत मायने रखता है ये प्रश्न, इसलिए कंप्लीटली देखना, इसको छोड़ना मत, आप बिल्कुल इसे जो है स्किप मत करना, और यहां तक अगर पढ़ते पढ़ते आए हो तो आप पीछे वाली क्लास जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए ला रहा हूं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ प्रश्न लिखने तो आप लिखिए, ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पासबुक में नहीं मिलेंगे, किताबों में नहीं मिलेंगे, आपको और नहीं मिलेंगे। मैं आपको कंप्लीट 20-20 प्रश्न 25-25 प्रश्न हर चैप्टर के करवा रहा हूं, और ये आपको पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की, जहां आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार क्लास को लाइक और हाइप जरूर कर दो, और प्यारे बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी क्लासें आप मिस मत करना। प्रश्न 11वां है कि आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या तात्पर्य है। आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब समझते हो ना, कि हर राष्ट्र, हर व्यक्ति, हर समाज ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लाभ कमाएं, है ना, ज्यादा से ज्यादा वैश्वीकरण का फायदा हमें मिले, पर इसी थॉट की वजह से फिर जो कमजोर तबका है उसको नुकसान भी तो होगा। तो इसी से पनपा है सामाजिक सुरक्षा कवच। आइए समझते हैं इसे। सामाजिक सुरक्षा कवच का तात्पर्य उन सरकारी और संस्थागत उपायों से है जो वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव से समाज के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बचाने के लिए तैयार किया है। भाई मैंने क्या बताया कि हर राष्ट्र, हर समाज ही चाहेगा मैं सबसे ज्यादा फायदा उठाऊं, और इस स्थिति में फिर जो कमजोर तबका है उसको कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इनकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करे। इसके तहत कमजोर वर्गों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जैसे भोजन, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य, ये सरकार जो है इनको उपलब्ध कराएगी। ये न्यूनतम आवश्यकता जो है वो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि जो कमजोर तबका है उसको ये चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो कि कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण क्यों कहते हैं। उपनिवेशीकरण का मतलब समझते हो कि जो मजबूत राष्ट्र हैं, जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं और जो विकसित राष्ट्र हैं, वो अपना प्रभाव उन गरीब राष्ट्रों, उन विकासशील राष्ट्रों पर थोपते हैं, जिससे वो विकासशील राष्ट्र कमजोर होता है, और जो पूंजीपति राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा निकालना चाहते हैं, वहां से ज्यादा कमाना चाहते हैं। तो जैसे पहले आपने देखा होगा ब्रिटेन ने विश्व के बहुत सारे राष्ट्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो वहां से वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। अब ये जो वैश्वीकरण हो रहा है ना, इसको भी कुछ जो बुद्धिजीवी है वो इसे विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? तो आप देखो, सोचो कि आलोचकों का तर्क है कि वैश्वीकरण के तहत अमीर देश और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा गरीब देशों पर ऐसी आर्थिक नीतियां थोपी जा रही हैं जिससे गरीब देश पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे।
क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा उनको मिल रहा है, इनकी नीतियों से सबसे ज्यादा जो लाभ है वो इनको मिल रहा है, और जो गरीब है वो बेचारे दबे कुचले जा रहे हैं। यह प्रक्रिया इन देशों को आर्थिक रूप से गुलाम बना देगी, जो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का ही एक नया रूप है। जैसे पहले अलग तरीके से हुआ था, उसी को नए तरीके से फिर से विश्व में फैलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप यहां पे देखेंगे 13वां प्रश्न, वैश्वीकरण के समर्थकों का आर्थिक समृद्धि को लेकर के क्या तर्क है। अब वैश्वीकरण के जो आलोचक हैं वो तो उन्होंने तो आलोचना कर दी, वो तो इनका विरोध करते हैं कि ये एक प्रकार से नया उपनिवेशीकरण है, बट इसके जो समर्थक है ना वो क्या तर्क देते हैं, इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं आर्थिक समृद्धि को लेकर के। तो समर्थकों का मानना है कि खुलेपन और स्वतंत्र व्यापार से देशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। उन्होंने कहा सबको खुला छोड़ दो, मार्केट में जो सबसे ज्यादा अच्छा माल होगा वो ज्यादा बिकेगा, जो कहने का मतलब है जो ज्यादा मजबूत होगा वो ज्यादा लाभ कमाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, हर चाहेगा कि मैं भी ज्यादा बेटर माल बनाऊं, मेरा भी अच्छा, मेरी भी सेवाएं अच्छी हो, मेरा माल अच्छा हो तो मेरा ज्यादा बिकेगा। तो इससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, ऐसा समर्थक मानते हैं। इससे प्रत्येक देश को अपनी सर्वश्रेष्ठ आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अगर किसी ने घटिया माल बनाया, किसी ने घटिया सेवाएं दी तो वो नहीं टिकेगी। तो इसलिए हर राष्ट्र जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करेगा, जिससे उत्पादन बढ़ता है और पूरी दुनिया में समृद्धि और खुशहाली का विस्तार होता है। ऐसा तर्क जो है वो देते हैं, कौन देते हैं, जो समर्थक हैं वैश्वीकरण के वो देते हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न देखिए, सांस्कृतिक समरूपता क्या है। तो सांस्कृतिक समरूपता मतलब एक रूपता, मतलब समान रूपता। देखो कि सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ वैश्वीकरण के प्रभाव में विश्व की विभिन्न अनूठी संस्कृतियों का धीरे धीरे समाप्त होकर के एक समान पश्चिमी सांचे में ढल जाना है। भाई विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इस वैश्वीकरण के कारण चूंकि पश्चिमी जो प्रभाव है, पश्चिमी संस्कृति जो है वो विश्व भर में फैल रही है, तो अब वो जो अलग अलग राष्ट्र हैं, जो कमजोर राष्ट्र हैं, उनकी संस्कृति एक प्रकार से दब जाएगी और पश्चिमी संस्कृति पूरे विश्व में फैल जाएगी। इसी को सांस्कृतिक समरूपता कहा गया है। यह किसी नई वैश्विक संस्कृति का उदय नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर पश्चिमी जीवन शैली का थोपा जाना है। इसीलिए प्यारे बच्चों अपनी अपनी संस्कृति को बचाइए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। 15वां प्रश्न है, संस्कृति के मैकडोनल्डीकरण से क्या समझते हैं। यह प्रश्न पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ। अभी अभी हमने बात करी ना कि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो थोपी जा रही है हमारे ऊपर, हमें पता ही नहीं चलता। इस प्रकार के विज्ञापन चलाए जाते हैं कि हम उन चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, हम उनकी जीवन शैली को अपना रहे हैं, हम उनके रहन सहन को अपना रहे हैं, हम उनके कल्चर को अपना रहे हैं, हम उनके कपड़ों को अपना रहे हैं, हम उनके खान पान को अपना रहे हैं। यही तो उनकी संस्कृति है। तो अब इसी के अंतर्गत आता है मैकडोनल्डीकरण। जब दुनिया भर की संस्कृतियां अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ करके ताकतवर और प्रभुत्वशाली अमेरिकी जीवन शैली जैसे बर्गर खाना, जैसे अपने यहां पहले नाश्ता होता था परंपरागत, है ना, अब वो नाश्ता तो भूल गए, पैक्ड चीजें आती है, हम उसको जो है वो उस तरीके से खाते हैं। या फिर जैसे बर्गर खाना है, जींस पहनना है, के ढर्रे पर खुद को ढालने लगती है। तो विचारकों ने इस प्रक्रिया को मैकडोनल्डीकरण कहा है। आए समझ में, नाम दिया है जो वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर के लिए खतरा है। इसलिए थोड़ा सा समझिए, सोचिए, अपने बच्चों को बचाइए इन चीजों से। अगला प्रश्न देखो, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण से क्या अभिप्राय। अभी थोड़ी देर पहले हमने सांस्कृतिक समरूपता की बात करी थी, मतलब पूरे विश्व की जो संस्कृतियां हैं उसमें जो कमजोर राष्ट्र हैं उनकी संस्कृति दब रही है और पाश्चात्य संस्कृति उनके ऊपर हावी हो रही है। ये तो था सांस्कृतिक समरूपता। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण उसके विपरीत है। क्या है कि यह सांस्कृतिक समरूपता के विपरीत होने वाली प्रक्रिया है। क्या होता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव और स्थानीय संस्कृति के मेल से संस्कृति नष्ट नहीं होती है। जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती है तो एक नया रूप उसका निखरता है, बल्कि वह और अधिक विशिष्ट, अनूठी और विविध हो जाती है। जैसे मान लीजिए बात करें नीली जींस के ऊपर खादी का कुर्ता पहनना, आया समझ में? जैसे ये नीली जींस, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, बट इसके ऊपर जो ये कुर्ता जो है ये हमारी संस्कृति है। तो दोनों के मेल से एक नया रूप निकला है और ये विश्व में काफी तेजी से फैल भी रहा है। तो इसे कहते हैं सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। अब देखो नेक्स्ट 17वां प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, कि भारत में नीली जींस के ऊपर खादी का कुर्ता पहनना किस बात का संकेत है? उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है, तो मैं जल्दी से इसे समझा देता हूं कि यह वैश्वीकरण के दौर में सांस्कृतिक
संकरण का एक सकारात्मक उदाहरण है। दो संस्कृतियों के मेल से एक नई संस्कृति का विकास होना। यह दर्शाता है कि बाहरी प्रभाव यानी नीली जींस को स्वीकार करते हुए भी हम अपनी पारंपरिक पहचान यानी खादी कुर्ता को बनाए रख सकते हैं और संस्कृति को एक नया विशिष्ट रूप दे सकते हैं। हम पूरी तरह से उनके गुलाम नहीं हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने संरक्षणवाद की नीति क्यों अपनाई। तो इसे समझिए कि औपनिवेशिक काल में भारत ब्रिटेन के लिए केवल कच्चे माल का निर्यातक बन के रह गया था। यहां से कच्चा माल जाता था, वहां से तैयार माल हमारे आता था, सारे मार्केट सारे बाजार उनके सामान से भर गए और हम यहां से जो है वो गरीब से गरीब होते गए और मुनाफा वो लोग कमाते चले गए। अब सरकार ने उससे सीख लेते हुए क्या किया कि इस कड़वे अनुभव से सीख लेते हुए भारत ने आजादी के बाद बाहरी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिए ताकि घरेलू उद्योग फल फूल सके और देश आत्मनिर्भर बन सके। कहा भाई हम ये बाहरी चीजें नहीं यूज करेंगे। उन्होंने सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। कहा भाई हम अपने यहीं पर माल बनाएंगे और हम अपने ही माल को बेचेंगे ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। पर आखिरकार ये चीज ज्यादा दिन नहीं चली और 1991 में आते आते हमें आर्थिक जो हमारे चीजें थी उसका उदारीकरण करना पड़ा, निजीकरण करना पड़ा और ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा था। चलिए प्यारे बच्चों, 19वां प्रश्न है कि आजादी के बाद भारत की संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों के क्या दुष्परिणाम हुए। जब इस तरीके से बाहरी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया तो उसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिले। तो क्या थे कि संरक्षणवादी नीतियों के कारण भारत में आर्थिक विकास की दर बेहद धीमी, लगभग 3 से 3.5% रही। आर्थिक विकास बहुत कमजोर हो गया। इसे अनौपचारिक रूप से हिंदू वृद्धि दर भी कहा जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा जैसे अत्यंत आवश्यक लोक कल्याणकारी क्षेत्रों में भारी अनदेखी हुई। तो ये दुष्परिणाम हुए भाई, हमारा विकास जो है वो काफी अवरुद्ध हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत को वर्ष 2091 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत क्यों करनी पड़ी। अब ये जो संरक्षणवादी नीति थी, देखा सरकार ने या फिर बुद्धिजीवियों ने कि भाई इससे तो हम ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिरकार 1991 में भारत ने उदारीकरण को अपनाया। तो आप याद रखेंगे कि वर्ष 1991 में भारत के सामने एक गंभीर वित्तीय संकट खड़ा हो गया। इस संकट से उबरने और आर्थिक विकास की दर को तेजी से ऊपर उठाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अपनी पुरानी बंद नीतियों को बदल करके आर्थिक सुधार, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। इसे एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे 20 प्रश्न थे। देखो बहुत सारे प्रश्न हैं अभी मेरे पास, पर आज हम 20 प्रश्न ही करेंगे। प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। आपका कमेंट मेरे लिए फीडबैक का काम करता है और निश्चित रूप से आप इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर करना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप यहां तक देखते आए हो क्लास को तो लाइक किए बिना मत जाना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्लास को हाइप भी करना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, क्योंकि ऐसी क्लास में आपके लिए लाता रहता हूं। हमारी लाइव क्लास भी आती है रोज शाम को 8 बजे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।